आप सभी को नमस्कार। नमस्ते सर। पूर्णिमा विश्वविद्यालय राजस्थान द्वारा आयोजित कंटेम्प्रोरी सिनेरियो एंड एजुकेशन सिस्टम विषय पर व्याख्यान के अंतर्गत इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध डॉक्टर यशी पाधी जी, प्रेसिडेंट पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, प्रो प्रेसिडेंट पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जयंत पुरोहित जी, डीन SCT, और डॉक्टर दिव्य प्रकाश जी, HOD सिविल इंजीनियरिंग, साथ ही इस विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकगण, कर्मचारीगण, विद्यार्थियों एवं आज के कार्यक्रम से संबद्ध श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में या प्रतिभागी के रूप में सभी महानुभाव, साथ ही हमारा टेक्निकल स्टाफ जिसमें सुप्रिय दास हैं, अरविंद गौतम हैं और गौरव हैं, और वे सभी जो किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक गूढ़ विषय पर आज वेबिनार का आयोजन, वक्तव्य का विधान और विषय पर विमर्श रखा गया है। इसके दो भाग हैं, कंटेम्प्रोरी सिनेरियो एंड एजुकेशन सिस्टम। जहाँ तक सामयिक परिदृश्य की बात है कंटेम्प्रोरी सिनेरियो की, तो आज का परिदृश्य कोविड-19 नामक विषाणु जनित परिदृश्य है। एक ऐसा अदृश्य विषाणु कोरोना के नाम से पूरी दुनिया में कुख्यात, जिसके चलते विश्व व्यवस्था ही अस्त व्यस्त हो गई है। इस विषाणु के संक्रमण से पहले पूरी दुनिया भूमंडलीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के दौर से चल रही थी। प्रत्येक राष्ट्र यथाशीघ्र वैभवशाली होने के लिए सचेष्ट था और सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति यथाशीघ्र सुख सुविधा के सभी साधन जुटाने के लिए प्रयासशील था। तो इस तरह से भौतिकवाद की एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी, एक कामना थी लोगों के मन में, एक लालसा थी लोगों के मन में कि हमारे पास कैश होगा और हम ऐश करेंगे। अर्थात वैभव और सुख, ये हमारी चिंतन के दो प्रमुख क्षेत्र हो गए थे। हर व्यक्ति को आय और आजीविका की आवश्यकता होती है। हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है तो हमें खड़ा होने के लिए कुछ चाहिए, कुछ अवलंब चाहिए। यह अवलंब जमीन के रूप में हो सकता है, आवास के रूप में हो सकता है, आजीविका के रूप में हो सकता है, लेकिन हम जिस व्यवस्था से संबद्ध हैं वह शिक्षण व्यवस्था है और हम इसमें अपने विद्यार्थियों को भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करते हैं, जो जहां भी जाएं उनके पास आजीविका का मुकम्मल साधन हो। आप सभी इधर भारतीय परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, मान्यता से संबंधित दूरदर्शन पर और अन्य भी टीवी चैनलों पर हमारे पौराणिक कार्यक्रम देख रहे होंगे। उसी में महाभारत भी है। महाभारत में विदुर ने धृतराष्ट्र के एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, प्रश्न था धृतराष्ट्र का कि विदुर, मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, 100 संतानें हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली हूं अपने युग में, संपदा की कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी मेरे पास सुख नहीं है, सुख के उपाय बताओ। उनके मंत्री विदुर जी ने कहा, अर्थागमो नित्यम रोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या, खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस संसार में मनुष्यों के सुख के 6 उपाय हैं। नित्य अर्थागम हो, अर्थात दैनिक खर्च चलने की व्यवस्था हो। नित्य आरोग्यता हो, अर्थात कोई बीमार ना हो। आज के संदर्भ में इसकी चर्चा है कि हर आदमी निरोग रहे। इसके बाद
जो सहचर हो या सहचरी हो, जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी होती है, वह प्रियकर भी हो और प्रिय बोलने वाला भी हो, अर्थात मृदु वाणी आवश्यक है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। जो संतान हो वो माता पिता की बात सुनने वाला हो, और जो शिक्षा हो वह अर्थकरी हो, अर्थात आजीविका का साधन सुलभ कराने वाली हो। तो हम उस व्यवस्था में हैं। इसलिए आजीविका के लिए हमारे घर परिवार के अनेक सदस्य इस देश के विभिन्न स्थानों पर गए, दुनिया के विभिन्न देशों में गए, और उसके साथ जो हमारे प्रतिभाशाली मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने एम्स से शिक्षा ली है, IIT से शिक्षा ली है, IIM से शिक्षा ली है, बेहतर और अवसर की तलाश में दुनिया के विकसित राष्ट्रों में चले गए। इसे ब्रेन ड्रेन के नाम से जाना गया। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल दूसरी हो गई है। औद्योगिक उत्पादन, विपणन, व्यापार, पूंजी निवेश और पूंजी प्रवाह के क्रम में दुनिया में वे राष्ट्र महत्वपूर्ण माने गए जिनके यहाँ से निर्यात अधिक होता था, जिनके यहाँ आयात कम होता था, जिनके उत्पादों के लिए दुनिया में बाजार की तलाश होती थी और बाजारों पर प्रभुत्व स्थापित करने की एक परंपरा ऐसी चल पड़ी थी। इस तरह जो हमारा मानव समाज है, तकनीकी के दौर में, व्यापार के दौर में इसका स्वरूप बदला। भारत की परंपरा में हम पूरी धरा को ही परिवार मानते हैं। हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम है। महोपनिषद में लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। क्या मेरा है या दूसरे का है, यह संकीर्ण सोच वाले लोगों का भाव होता है। लेकिन उदार चरित्र के लोगों के लिए, जो भारत के लोग हैं, पूरी वसुधा ही एक परिवार है। तो हम विश्व को एक परिवार मानते हैं। जो पश्चिमी जगत है, जिसे हम विकसित समाज कहते थे, मानते थे, जिन्हें विकसित राष्ट्र कहा जाता था, उनके लिए यह विश्व एक बाजार है। हमारे लिए विश्व परिवार है, उनके लिए विश्व बाजार है। अर्थात जो भी भौतिक प्रगति की प्रतिस्पर्धा में लगे थे, उनके लिए विश्व परिवार नहीं था। क्या आधार था? उत्पादन और विपणन, वितरण। यह प्रगति का आधार बन गया। इसलिए राष्ट्रों की कई श्रेणियां हो गई, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, अविकसित, और इस तरह से राष्ट्रों के बारे में विचार विमर्श होने लगा। प्रगति की दौड़ में पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया। जंगलों का कटान हुआ। ब्राजील के जंगल विश्व के लिए फेफड़ा कहे जाते हैं। इंडोनेशिया के जंगल एशिया के लिए फेफड़ा कहे जाते हैं। इन जंगलों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। औद्योगिक आस्थानों की रचना के लिए बहुत तेजी से इनका कटान हुआ। फलतः पर्यावरण भी प्रभावित हुआ। शुद्ध वायु सुलभ हो, यह मनुष्य के लिए आवश्यक है। जो मौलिक आवश्यकताएं हैं हमारी, आहार, आवास, आवरण, आवागमन के साधन और आजीविका के अवसर, इसकी तलाश में हम सब जगह जाते रहे, कई जगहों से आते भी रहे। इस परंपरा में विश्व की शक्ति संरचना भी बदल गई। पहले वह राष्ट्र ज्यादा समुन्नत शक्तिशाली माना जाता था, जिसके पास विनाश के अधुनातन हथियार थे, जिन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, अर्थात परमाणु बम और परमाणु मिसाइलें। इनके चलते पहले कहा जाता था P5 नेशंस के पास ही है। P5 नेशंस सार्वभौमिक सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और दूसरे वे पावरफुल नेशंस जिनके पास नाभिकीय हथियार थे। इन P5 नेशंस के नाभिकीय हथियारों के चलते दुनिया को कहा जाता था कि इसकी स्थिति मैड हो गई है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की स्थिति, विनाश की पारस्परिक आश्वस्त के दौर में पूरी विश्व व्यवस्था पहुंच गई थी।
अर्थात अगर नाभिकीय युद्ध आरंभ हुआ तो जितने प्रतिस्पर्धी राष्ट्र होंगे उनका विनाश सुनिश्चित था। इस प्रतिस्पर्धा में शक्ति की राजनीति में भारत भी भागीदार हुआ। 1998 में हमने भी नाभिकीय आयुध की क्षमता अर्जित कर ली और उसकी रचना भी कर ली। इस तरह हम छठे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने और अपने परमाणु सिद्धांत के कारण हम दुनिया के सबसे जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र कहे गए। हमारे सिद्धांत थे कि हम पहले किसी भी बैरी राष्ट्र पर परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किसी भी ऐसे राष्ट्र पर परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु बम न हो। लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर परमाणु बम का प्रयोग किया तो हम इस तरह प्रतिप्रहार करेंगे कि उसे अपने अस्तित्व के बारे में सोचना पड़ेगा। अर्थात हमारा सिद्धांत शत्रु राष्ट्र के लिए टोटल एनिहिलेशन का सिद्धांत है, पूर्ण विनष्ट करने का सिद्धांत। हमारे जो शत्रु राष्ट्र हैं, जो सीमा पर अमानुषिक कृत्य कर रहे हैं, उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये हमारी सामर्थ्य 1998 में हो गई थी। आज हम किस ऊंचाई तक पहुंच सके हैं इसका अनुमान लगाना सीमा पर अमानुषिक कृत्य करने वाले राष्ट्रों के लिए असंभव है। मैं चर्चा कर रहा था कि पहले शक्ति की प्रतिस्पर्धा में नाभिकीय आयुध थे। वह विषय था जिसे ऊर्जा का विषय कहते हैं। जिस राष्ट्र के पास ज्यादा ऊर्जा के स्रोत थे, साधन थे, वह समुन्नत राष्ट्र माने गए। हिंदुस्तान और फ्रांस जैसे राष्ट्रों ने नई विधा ही आरंभ की जिसे वैकल्पिक ऊर्जा की विधा कहते हैं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। हमने इस पर ज्यादा काम किया, हम बहुत ज्यादा इसमें प्रगति कर चुके हैं। जो धरा से नीचे से सागर से मिलने वाला डीजल और पेट्रोल है, इस पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि एक संभावना है कि अगर आने वाले दिनों में विश्व कला आरंभ हुआ तो सबसे पहले ऊर्जा के स्रोत ही उसके निशाने पर आएंगे। लेकिन यह दौर धीरे धीरे उदारीकरण की प्रक्रिया में बदला। उन राष्ट्रों को बेहतर माना गया जिनके पास सुख सुविधा के सामान ज्यादा है, जिनके पास पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, जिनके यहाँ पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग ज्यादा है। जिन राष्ट्रों के पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ज्यादा है, उन्हें उन्नत राष्ट्र माना गया। हमने भी अर्थात भारत ने भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और हम आर्थिक क्षेत्र में अब सुपर पावर हैं। तो इस तरह सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो विश्व व्यवस्था है उसमें हिंदुस्तान एक महत्वपूर्ण शक्ति है। एक क्षेत्र है जिसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में पश्चिम की संस्कृति ने संचार क्रांति के क्रम में दुनिया को बहुत प्रभावित किया, लेकिन बदले में वह भी प्रभावित हुई। एक समय ऐसा भी आया जब सैमुअल पी हंटिंगटन नामक विचारक ने, जो अमेरिका के हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विश्व कलह का मूल कारण संस्कृतियों का टकराव होगा। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सांस्कृतिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, हम सांस्कृतिक समन्वय में विश्वास करते हैं और इसी कारण हिंदुस्तान की संस्कृति को संगम संस्कृति कहा जाता है। किस संस्कृति में दुनिया के अन्य जिस किसी भी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की संस्कृति आई उसका हमने अपने में समावेश कर लिया, उसको वैध बनाया और साथ ही हमारा जो विस्तारित स्वरूप है जिसमें प्रकृति बंधन है, लैंगिक समानता है, नारी वंदन है, मनुष्य का सम्मान है, मनुष्यता का निश्चित स्थान है, उसका हमने ध्यान रखा। और इसीलिए हिंदुस्तान की संस्कृति जिसमें निरंतर अहिंसा, सत्य, करुणा के लिए स्थान है, इस पर हमने बल दिया और सांस्कृतिक समन्वय, संगम पर बल देने वाला देश है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में हिंदुस्तान की संस्कृति की महत्ता क्रमशः स्थापित होती चली गई और हमने दुनिया को योग और अहिंसा जैसे साधन दिए। अहिंसा सभी समस्याओं के समाधान का श्रेष्ठ उपाय है। योग मन, कर्म, वचन, बुद्धि, विवेक सबके लिए आवश्यक है। नैरोग्यता
का सबसे बड़ा उपाय योग है। कहा जाता है योग भगाए रोग। जो मन चंचल है इसको नियंत्रित करने वाला योग है। आत्म परमात्मा के मिलन का माध्यम योग है। योग प्रगति के सोपान पर ले जाने के लिए हमको समर्थ बनाने का सबसे बड़ा उपाय है। और आज के दौर में कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय अगर कुछ है तो योग है, जिसके माध्यम से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज जो कोरोना के हालात हैं इसमें हमारी प्रतिरोधक क्षमता पर यह विषाणु हमला करता है और इसके चलते दुनिया के विभिन्न देशों में बहुत सारे लोग अवसाद की स्थिति में आ गए हैं। हिंदुस्तान वह देश है जहां अवसादग्रस्त लोगों की संख्या न्यूनतम है, नगण्य है, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए अवसाद से मुक्त होने और कोरोना के प्रभाव को कम करने, अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए जो उपाय वर्णित हैं उसमें पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है रिक्रिएशन और चौथा है मेडिटेशन। यह मेडिटेशन हमारे यहाँ की योग परंपरा का एक भाग है। इसके माध्यम से दुनिया के लोग स्वस्थ रह सकते हैं, संतुलित रह सकते हैं और सक्रिय रह सकते हैं। इस कोरोना के प्रभाव के चलते दुनिया में जहाँ कहीं भी जितने प्रकार के उत्पादन संबंधी स्थान हैं वह सब अवरुद्ध हो गए, सब बंद हो गए। आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई। उदारीकरण के दौर में राष्ट्रों की सीमाएं बहुत जटिल नहीं रह गई थी। सूचना का प्रवाह, सेवा का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह यह बहुत सुगम हो गया था। लेकिन कोरोना के चलते अब राष्ट्रों की सीमाएं जटिल हो गई हैं। सारे राष्ट्र अपनी संप्रभुता को लेकर चैतन्य हो गए हैं और सभी राष्ट्र अपने यहाँ मनुष्यों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। किंतु वह राष्ट्र जिसकी प्रयोगशाला से यह विषाणु निकलकर पूरी दुनिया में फैला स्वयं आक्रांत है, लेकिन सीमा पर अमानुषिक कृत्य करने के लिए सन्नद्ध है, उसे पता होना चाहिए कि आज हम माननीय मोदी जी जैसे महानायक के दौर में हैं, जिनकी दृष्टि बहुत दूर तक है, जिनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि ऐसे राष्ट्रों को कभी भी पराभूत करने की सामर्थ्य रखते हैं और उनकी व्यवस्था के विरुद्ध दृष्टि रखने वाला राष्ट्र निश्चय ही शीघ्र पतन की ओर जाएगा। मेरा आशा यह है कि इस कोरोना के चलते औद्योगिक स्थान बंद हो गए। जितने सत्ता के प्रतिष्ठान हैं उनकी गतिविधियां घरों से होने लगी। आवागमन के साधन बंद हो गए। आजीविका के उपाय रुक से गए और इसलिए एक नए प्रकार की सामाजिक हलचल शुरू हुई। हम जिस स्थान पर काम करते थे, हमारे परिवार के लोग काम करते थे, उन्हें क्रमशः अपने मूल स्थान की ओर वापस लौटना पड़ा। परिदृश्य यह है दुनिया का कि महानगरों की व्यवस्था और नियमन के बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा। औद्योगिक आस्थानों की व्यवस्था और नियमन के बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा कि जहां कहीं से भी वहां अभियंता के रूप में, चिकित्सक के रूप में, कामगार के रूप में काम करने के लिए लोग गए हैं, उनके लिए भी ऐसे स्थानों पर एक सम्यक व्यवस्था होनी चाहिए जहां किसी भी प्रकार की आपदा में उन्हें मूल स्थान की ओर पुनः दौड़ने की, भागने की स्थिति न आए। यह आज का दौर है जिसमें आदमी विश्वास और संदेह के बीच संशय की स्थिति में आ गया। इस कोरोना नामक विषाणु से कैसे बचें, यह आवश्यक हो गया और इससे बचने का एक ही उपाय था कि इसके चेन को तोड़ दिया जाए, रोक दिया जाए, क्योंकि यह श्वास से होकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। इसीलिए इसका सहज उपाय निकाला गया, वर्क फ्रॉम होम। आप घर में रहें, आप मास्क लगा के रहें, आप सैनिटाइजेशन करते रहें, अपने हाथ को बाहर निकलने पर धुलें, बाहर लोगों से नमस्कार करते हुए मिलें, हाथ ना मिलाएं और एक निश्चित दूरी बनाए रखें।
हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की, 2 गज की दूरी जरूरी है, यह कोरोना जनित मजबूरी है, तो इसलिए हमें एक निश्चित डिस्टेंस बनाकर रहना चाहिए। जो लोग परिवार में हमारे बाहर गए थे, लौटे हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में सम्मान भाव होना चाहिए, और जहाँ रहें उनसे हमारी आत्मीयता में कमी नहीं होनी चाहिए। 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन वो एकांतवास कर लें, फिर हमारे साथ मिलें, क्योंकि संक्रमित अगर हैं तो इससे संक्रमण से बचा जा सकता है। और इस तरह हमारा समाज जो आज पुनः संयुक्त समाज हो गया है, संयुक्त परिवार का समाज हो गया है, पुनः विश्व समाज हो गया है, समाज के उस मुकाम पर पहुंचेगा जो परिवार आधारित है, मनुष्यता आधारित है और व्यवहार और संबंध आधारित है। समाज संबंधों का संजाल है। ऐसे दौर में अब हम पुनः किस तरह आगे की यात्रा आरंभ करें, यह विचारणीय विषय है। आगे की यात्रा या हमेशा प्रगति की यात्रा शिक्षण संस्थान से ही निकलती है। इसलिए हमेशा शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और उसी के चलते हमें हमारे समुदाय को पहचान मिलती है। हमारी योग्यता है तो हमें एक निश्चित स्थान मिलता है, और हम समाज में कहीं भी जाते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। पहचान, स्थान और सम्मान, यह सब कुछ शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है। न केवल यह अंधकार से आलोक की ओर ले जाने वाली व्यवस्था है, अपितु व्यक्ति को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाली व्यवस्था है। इसीलिए शिक्षण संस्थान हमेशा से वंदनीय रहे हैं। जैसे आज के दौर में जो सतत पूज्य देवालय हैं, सतत वंदनीय हैं, वहाँ से देवी देवता निकलकर पूरी दुनिया में औषधालयों में चले गए हैं, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में, वार्ड बॉय के रूप में वो बाहर निकलकर हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। जितने सुरक्षा प्रहरी हैं, चाहे पुलिस के रूप में देश की सीमा के अंदर या सैनिकों के रूप में देश की सीमा पर, वो हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। जितने स्वैच्छक हैं या हाउस कीपिंग में लगे हुए लोग हैं, वो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमारी सेवा में लगे हुए हैं, अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में वे सभी वंदनीय हैं। जितने मीडिया के महानुभाव हैं, वो हमें अद्यतन जानकारी देने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, सूचनाएं ले रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे सीमा से रिपोर्टिंग हो रही है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं आज की तारीख में वंदनीय हैं। ये सभी कोरोना वायरस हैं। हमारे सभी राष्ट्र नायक, प्रांत नायक जो सत्ता व्यवस्था में लगे हुए हैं, जितने हमारे माननीय मंत्रीगण, महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सभी लोग आज हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगे हुए हैं। आदर्श नायकत्व का बोध हमें करा रहे हैं। ये सभी वंदनीय हैं। मेरा आशय उस शिक्षा के संस्थान से है जहां हम मनुष्य की रचना करते हैं। उस शिक्षा व्यवस्था से है जहां हम लोक मत और शास्त्र मत की रचना करते हैं। शास्त्र मत हमारी परंपराओं को, हमारी मान्यताओं को, हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार को आगे ले जाने वाला होता है। अतः शास्त्र मत का संरक्षण, संवर्धन और उसे आगे ले जाने की प्रक्रिया यह शिक्षा व्यवस्था की होती है। लोक मत की रचना कि हम जिस समाज में हैं, जिस राष्ट्र में हैं, उसकी व्यवस्था में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमें किस तरह नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ संविधान का नमन करना चाहिए, उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए, यह लोकमत होता है। तो लोकमत का संवर्धन, संरक्षण और रचना यह शिक्षा व्यवस्था का मूल दायित्व होता है। इससे आगे जब बढ़ते हैं हम, तो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास यह शिक्षा व्यवस्था का ध्येय होता है। इसके प्रमुख कार्य होते हैं वर्तमान का आधार तैयार करना और भविष्य के रचनाकार की रचना करना। अर्थात हम ऐसे विद्यार्थी तैयार करें
जो भविष्य में अपने समाज को अलंकृत करें और अपने राष्ट्र को विश्व मंच पर आदर और शक्ति के साथ स्थापित करें, उसकी महत्ता को और उसके स्वरूप को। यह शिक्षण संस्थान का ध्येय होता है। इसका ध्येय वाक्य होता है हर शिक्षण संस्थान का, एंटर टू ग्रो एंड व्हेन यू गो आउट सर्व योर सोसाइटी, सर्व योर नेशन एंड एबव ऑल सर्व द ह्यूमैनिटी। आप जब शिक्षण संस्थान से बाहर जाएं तो अपने समाज की सेवा करें, अपने राष्ट्र की सेवा करें और सर्वोपरि मानवता की सेवा करें। शिक्षण संस्थानों के लिए भी आवश्यक होता है कि विचार की, शुभ विचार की जितनी भी धाराएं दुनिया में हैं उन्हें अपने यहाँ आने दें। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता। विश्व के जितने भी शुभ विचार हैं वह हमारे पास आए। और इसलिए शिक्षा व्यवस्था ऐसे शिक्षण संस्थान की वो संकेत करती है जहाँ परिवेश शुद्ध हो, पर्यावरण शुद्ध हो, जहाँ के आचार्य अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देने के लिए निरंतर तत्पर और तैयार हों, और जहाँ के विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार हों, अध्ययन मनन के लिए तैयार हों। वस्तुतः शिक्षण संस्थान चिंतन, अध्ययन और मनन के केंद्र होते हैं। यहीं से स्किल डेवलपमेंट होता है, यहीं से इनोवेशन होता है, यहीं अनुसंधान होता है और यहीं आविष्कार होता है। यहाँ के प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग किए जाते हैं या जब धरातल पर उतरते हैं तो मानवता का बहुत बड़ा कल्याण होता है। टर्म ही है फ्रॉम लैब टू लैंड। शिक्षण संस्थानों का सामाजिक सरोकार होता है। हम केवल कैंपस में जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं से संबद्ध नहीं है, अपने कर्मचारियों से ही संबद्ध नहीं है, अपने आचार्यों से ही संबद्ध नहीं है, अपने अधिकारियों से ही संबद्ध नहीं है। अपितु विद्यार्थियों के जितने संरक्षक हैं वह भी हमारी चिंता के विषय हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अभिलाषा और अपेक्षा से अपने बच्चों को हमारे संस्थान में भेजते हैं। साथ ही समाज के अन्य जितने भी अवयव हैं, चिकित्सक, कृषक, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, उद्योग में लगे हुए लोग, इन सबसे हमारा नाता है। इनसे भी हम समय समय पर संवाद करते हैं, इनके बारे में विचार करते हैं। जो सत्ता के सोपान है, पंचायती राज व्यवस्था हो गई, हम उसमें लगे हुए लोगों से संवाद करते हैं। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब हमारे लिए सम्मानित हैं, हम उनसे भी संवाद करते हैं। और यही शिक्षा व्यवस्था का ध्येय होता है, दायित्व होता है। इसी को लेकर के भारत सरकार ने एक नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही लागू होना है। आप जानते हैं कि इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए बहुत उत्तम विधान किया गया है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के लिए 5+3+3+4 का विधान है, जिसमें पूर्व प्राथमिक, फिर मिडिल, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है और तदुपरांत उच्च शिक्षा में प्रवेश का मार्ग खुलता है। हम पूर्व प्राथमिक में अंक और अक्षर ज्ञान, फिर तकनीकी कैसे आएगी, भाषा ज्ञान कि केवल मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, साथ ही 2 और भाषाएं सीखें, जरूरी हो तो विदेशी भाषा भी सीखें। इस तरह भाषा बोध इस स्तर पर आवश्यक है। फिर हम इंटरमीडिएट तक जाते जाते विषय के बारे में जानकारी, आगे क्या पढ़ना है इसका बोध हमें होता है। फिर हम उच्च शिक्षा में जाते हैं। इस योजना में एक नया विषय फिर आ गया है, लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन। या 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा, जिसमें हमारी परंपरा भी होगी, आधुनिकता भी होगी, दोनों के बीच में समन्वय भी होगा और सबका बोध करने के बाद स्नातक की उपाधि मिलेगी। इसलिए उच्च शिक्षा में अब पहले जो एमफिल का विधान था अब यह नहीं रहेगा। पीएचडी करने का जो आधार बना दिया गया, या तो 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री होनी चाहिए अथवा परास्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसे में अनुसंधान कार्य की योग्यता मिलेगी और अनुसंधान के माध्यम से, नई नई खोजों के माध्यम से हम बहुत कुछ दे सकेंगे
समाज को, राष्ट्र को, लेकिन मूल भाव होना चाहिए कि शिक्षा में शुचिता, पारदर्शिता, राष्ट्रभक्ति, कर्मशीलता, यह प्रमुख चीजें हैं जो शिक्षा में होना चाहिए। और इसी से इसमें इनोवेशन की बात कही गई है कि स्किल डेवलपमेंट भी हो, शासन की जो नीतियां हों उनका हम ध्यान रखें, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम विचार करें। कोरोना ने जितनी भी वैकाशिक गतिविधियां हैं दुनिया में, सबको बाधित किया है। केवल एक ही ऐसी गतिविधि है, एक ही ऐसा क्षेत्र है जिस पर कोरोना का कुप्रभाव नहीं पड़ा, वह है शिक्षा व्यवस्था। आज हम सब कुछ बंद होने के बाद भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अध्ययन, अध्यापन, अधिगम की परंपरा में नियमित लगे हुए हैं। माननीय मानव संसाधन मंत्री जी इसके लिए नियमित प्रेरित करते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं। यह बात और है कि संक्रमण से मुक्त रहने के लिए शिक्षण संस्थानों में आज विद्यार्थी नहीं है, लेकिन वह जहाँ कहीं भी है उनसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। MHRD द्वारा, UGC द्वारा जितने भी पोर्टल हैं उसके माध्यम से हम उन्हें विषय का बोध करा रहे हैं। हम उनसे कुछ प्रश्न भी कर रहे हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं होती हैं उनका हम समाधान भी करते हैं, बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ सम्मुख रहकर पढ़ने की जो विधा है उससे आज हम विरत हैं। लेकिन भला हो इस डिजिटल मोड का जिसने अदृश्य विषाणु के प्रभाव को नहीं माना। अगर अदृश्य विषाणु के प्रभाव को शून्य कर लेने की क्षमता किसी के पास है तो वह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आप संवाद कर रहे हैं। ऐसे में हम अपने सभी विद्यार्थियों को जहाँ कहीं भी हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ज्ञान के क्षेत्र और ज्यादा हो गए हैं। केवल पहले क्लासरूम में 8 ही घंटे की पढ़ाई होती थी, अब तो 24 आवर्स 24x7 उनके पास ज्ञान की धारा विद्यमान है। वह अपने अनुकूल विषय ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी संबंधित विषय है उसकी जानकारी है, उसे इस माध्यम से ले सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र का एक तरफ विस्तार हो गया है। अब हमारी पहुंच वहां भी हो गई है दूरस्थ अंचल में जहां तक सहज पहुंचना संभव नहीं था। तो यह डिजिटल प्लेटफॉर्म की देन है जिसके माध्यम से हम बात कर रहे हैं। यह सहज है, यह सुगम है, यह सुलभ है, जहां कहीं भी नेट की सुविधा है और सबको इसका लाभ लेना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। पास रहकर आई टू आई कांटेक्ट होने पर ज्ञान का प्रवाह एक और विधा से भी होता है। विद्यार्थी हमारा ध्यानस्थ हो जाता है, वह सुनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ध्यानस्थ नहीं रहता है, अंकित कर लेता है। इस तरह से यह सामने बैठकर एक शिक्षण की प्रणाली होती है। लेकिन आज हम इससे थोड़ा दूर हैं। परिस्थिति जैसे ही सामान्य होगी हम पुनः अपने विद्यार्थियों से मिलेंगे, क्योंकि हर शिक्षण संस्थान की रौनक तो विद्यार्थी ही होता है। वही जिज्ञासु है और वही भविष्य के समाज और राष्ट्र का रचनाकार है। इसलिए उसके प्रति हमारा दायित्व बहुत बड़ा होता है। जो दुश्वारियां हैं आज के दौर की, जो प्रैक्टिकल्स हैं प्रयोगशालाओं में, लैब में, वह इस समय नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब इसे भी एक मोड से, जिसे डिजिटल मोड कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड कहते हैं, संबंधित विद्यार्थियों को दिखाया जा रहा है। इसका सैद्धांतिक पक्ष तो उनके पास पहुंच रहा है। आने वाले दिनों में जब भी संस्थाएं खुलेंगी वो आकर शेष प्रयोग पूरा करेंगे। एक समस्या उठेगी परीक्षा प्रणाली को लेकर। इसके बारे में भी निरंतर विचार हो रहा है, क्योंकि बच्चों के समय की हमें चिंता है। दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई चीज होती है तो वह समय होता है, और वही ऐसा है जिसे हम खरीद नहीं सकते। जो समय बीत गया वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमारी कोशिश है कि बच्चों को समय से उनकी डिग्री मिले, ताकि आने वाले समय में वह प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठें,
आजीविका के जितने भी सुलभ अवसर हैं उनका वह लाभ लें। डिजिटल मोड से ही परीक्षा की व्यवस्था पर विचार हो रहा है, उन्हें कैसे अगली कक्षा में जाना है इस पर भी विचार हो रहा है। बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखा जाएगा, उज्जवल बनाने के सारे प्रयास किए जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब हमें ध्यान देना है कि हमारी शिक्षा गुणवत्ता परक हो, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो। मनुष्यता के जितने भी गुण हैं, सादगी, सहयोग, संतोष, ईमानदारी, यह सब उनके अंदर आए। राष्ट्रभक्ति, और इसके लिए जरूरी है कि अधिगम के जितने उपाय हैं इस पर ध्यान रखा जाए। न्यायसंगत व्यवस्था हो, गुणवत्ता इसमें बनी रहे, यह वहन करने लायक हर व्यक्ति यहाँ तक पढ़ सके। हमारी शिक्षा व्यवस्था में विधान किया गया है कि इंटरमीडिएट तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी सबको, साथ आगे भी बहुत सारी सुविधाएं दी जानी है और एक निश्चित जवाबदेही हो। शिक्षा तंत्र की भी, इसमें लगे हुए लोगों की भी, विद्यार्थियों की भी, विद्यार्थी की जवाबदेही सबसे पहले उसकी स्वयं के प्रति होती है, उसके परिवार के प्रति होती है, उसके समाज के प्रति होती है, शिक्षण संस्थान के प्रति होती है, राष्ट्र के प्रति होती है, मनुष्यता के प्रति होती है। हर विद्यार्थी अपने शिक्षण संस्था का एम्बेसडर होता है, वह जहाँ भी जाता है अपने शिक्षण संस्थान के बारे में बताता है। उसे शुभ विचार रखने चाहिए और शुभ कर्म करने चाहिए। हमेशा हम शुभ की कामना ही करते हैं, हम मान कर चलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह हमारी व्यवस्था है, यही हमारी शिक्षा व्यवस्था ले करके चलती है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में नायक बने, हर विद्यार्थी समर्थ बने, हर विद्यार्थी अपनी योग्यता का लाभ उन लोगों को दे जिनकी उससे अपेक्षा है। शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन करें, क्योंकि यह दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। आइए हम सब मिलकर, आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया होने वाली है, हम केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज चर्चित विषय है और कंप्यूटर पर ही अवलंबित न रहें। हमारे पास प्रकृति ने जो सबसे कंप्यूटर दिया है, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारी मेधा, हम इसका प्रयोग करें। हम श्रुत स्मृत परंपरा के देश के हैं, जहाँ सुनकर हम अपने कंप्यूटर में रख लेते हैं और फिर आगे इस ज्ञान का प्रसार करते हैं, विस्तार करते हैं। आने वाली दुनिया में वही राष्ट्र महत्वपूर्ण होगा जिसके पास ज्ञान की शक्ति होगी, और ज्ञान की शक्ति की धारा शिक्षण संस्थानों से निकलती है। आइए हम सब मिलकर ज्ञान के फलक पर दुनिया में भारत को महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, संकल्प से सिद्धि की ओर हम बढ़ें। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, निरोग, सशक्त, समृद्ध और महान राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।